Namaskar. The first thing that you notice about him is the fact that he's so handsome. He's also charming and a wonderful musician. Ji haan, I'm talking about the great Sarodia, Ustad Amjad Ali Khan. You bring a very, very special interview with him, a meeting with him, and he opens up about a lot of subjects which he has never spoken to or about before. Ustad Amjad Ali Khan. Thank you. I'm very happy to talk to you, and I have been reading and listening and hearing all about you and your involvement in art and culture. उस्ताद जी, आपने बहुत सारे नए रागों का इजाद किया है. बहुत सारे जो प्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि नए रागों की इजाद करने की क्या आवश्यकता है. हमारे ट्रेडिशन में इतने ऑलरेडी राग हैं कि और नया क्यों क्रिएट करना है. आपके लिए क्या वो कारण था जो आपको लगा कि आपको नए राग का इजाद करना चाहिए? नहीं, देखिए, ये जिनको एक नया राग का वरदान मिलता है तो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा होती है. सबको नहीं मिलता ये, और मैं ही नहीं हूँ, और भी बहुत सारे हमारे संगीत में संगीतकार हुए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, किसी ने 2 राग बनाए, किसी ने 10 राग बनाए, किसी ने 20 बना दिए. तो ये कमाल है कि ये 7 स्वर जो है सारे मिला के 12 सुर होते हैं. I feel embarrassed to say that I have created a rag. I discover a rag. I discover a melody. एक मेलोडी राग में एक आत्मा होती है. एक मेलोडी मेरे सामने खड़ी हो जाती है और मुझे पूछती है कि डू यू नो मी. तो वो मेलोडी के सुर मेरे दिमाग में आते हैं और मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो विल यू एक्सेप्ट मी और शुड आई गो. तो मैंने कहा नहीं, इट्स ए ग्रेट ऑनर, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है, ऑनर की बात है. तो वो मेलोडी जब आ जाती है मेरे पास तो मैं उसको एक नाम देता हूँ. वो आत्माएं हैं जो हमारे चारों तरफ घूमती हैं. अब किसी को नज़र आती हैं, किसी को नहीं आती हैं. और पुराने राग भी, बहुत सारे ऐसे राग हैं जो किताबों से मैथमेटिक्स के ज़रिए बने हैं. और कुछ राग ऐसे हैं जो मियाँ तानसेन ने दरबारी बनाई. वो तो देयर इज़ अ रूम फॉर क्रिएटिविटी. जब क्रिएटिविटी बंद ही हो जाएगी तो फिर संगीत में भी फुल स्टॉप लग जाएगा. और अब जैसे मैं कभी कभी एक मेलोडी दिमाग में आती है, मैं एक मेलोडी को हर वक्त आई यूज्ड टू हम इट, गुनगुनाता रहता था. डा 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 गा डा 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 So I used to keep humming, keep singing off and on. Then suddenly one day I stopped and I thought, what am I singing? What is this? Pa ma ga re sa ni re ga ma pa ma ga. I analyzed. I tried to find out what are the notes I'm using, because I was singing like a melody, एक flow चल रहा था. Pa da ni sa ni, pa da ni da pa ma, ga re sa ni sa da ni da pa ma pa ni da re pa.
गा म रे गा पाया दा नि नि दा पा म दा पा म पा म गा म रे गा। तो ये सारे स्वर, सारा कैरेक्टर, हज़ारों हमारे कल्याण है। ये कल्याण फैमिली का ही एक राग है। और उन्हीं दिनों मुझे इनविटेशन था पुणे से गणेश फेस्टिवल का कि आप गणेश फेस्टिवल में एक नई चीज़ कुछ कंपोज करिए और नया चीज़ कुछ बजाइए। तो इस मेलोडी का नाम मैंने गणेश कल्याण रखा। तो ये गणेश कल्याण पूरे दुनिया में मैं बजाता हूँ। और तो देयर इज़ अ रूम देर, क्योंकि बहुत सारे कल्याण हैं, शुद्ध कल्याण है, यमन कल्याण है, हेम कल्याण, खेम कल्याण, क्या क्या नाम है सारे। तो ये गणेश कल्याण के नाम का कोई राग था भी नहीं हमें अपनी लाइफ टाइम में, तो कभी ना सुना ना किसी से कहीं पढ़ा इसके बारे में। तो ये जो आपने सवाल करा, मुझे ये याद आ रहा है कि मैं चेन्नई में आई वॉज परफॉर्मिंग इन म्यूज़िक एकेडमी। जसराज जी का गाना और मेरा सरोद था वहाँ। और वहाँ मैंने पहली बार राग सुबह लक्ष्मी बजाया, बिकॉज नेक्स्ट डे वॉज माई वाइफ्स बर्थडे। तो what should I give her, what kind of present should I give her, ये सोचते रहे कि भाई she has given so much to me and अमान और अयान हमारी लाइफ में आए हैं। तो वो उसी दिन वो मेलोडी मेरे दिमाग में घूम रही थी। जनरली होता ये है कि क्लासिकल म्यूजिशियन जब नया राग कोई बनाते हैं तो पहले छोटी मोटी महफिलों में गा लेते हैं उसे, यानी लोगों का अप्रूवल ले लेते हैं। कुमार गंधर्व जी ने भी बहुत सारे राग बनाए, रविशंकर जी ने भी बहुत सारे राग बनाए। तो छोटी मोटी महफिलों के बाद फिर वो बड़ी महफिल में गाते बजाते हैं या रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं 2500 लोगों के सामने बजा दिया वो। म्यूज़िक एकेडमी में इतने लोग आ जाते हैं। आपका ये कॉन्फिडेंस था जो आपने इतनी बड़ी बड़ी महफिलों में जो आप नया राग बनाते हैं, तो यू चूज टू प्ले फॉर अ मच लार्ज ऑडियंस। तो वो एक कॉन्फिडेंस है या वो अपनी क्राफ्ट और अपनी कला पे एक कमिटमेंट है, एक एब्सोल्यूट कन्विक्शन है, वो क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि ये बनी बनाई चीज़ आई है ऊपर से, मैंने नहीं बनाई है। क्या बात है? एक खुदा की तरफ से एक, ही इज़ द कंपोज़र, ही इज़ द कंडक्टर। हम लोग सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं, बिकॉज वी कांट आइडेंटिकली प्रेजेंट आवर परफॉर्मेंस। एक हर वक्त एक नयापन होता है उसके अंदर, क्योंकि कंडक्टर बदल जाता है या कंपोज़र बदल जाता है, बट समबडी इज़ मॉनिटरिंग अस, यही होता है। तो नेक्स्ट डे एक बड़ी मशहूर वहाँ की जर्नलिस्ट साउथ की, तो वो आके उन्होंने बातचीत शुरू करी और बातचीत करते करते साफ एकदम उन्होंने ये बात कही कि देयर इज़ नो रूम फॉर न्यू रागा एंड यू हैव क्रिएटेड 30-40 रागास। अब ऐसा सवाल अगर कोई हमारे पिताजी को करता तो वो फ़ौरन कहते आप हाँ बस तशरीफ़ ले जाइए, और इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको अहमियत ही नहीं है कि भाई कैसे गुफ्तगू करना है। लेकिन हमें भगवान की कृपा से पेशेंस और टॉलरेंस बहुत है, इसका भी हमने साधना करी है कि इमीडिएट हमको अपना गुस्सा नहीं दिखाना है। तकलीफ़ तो होती है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो उस तकलीफ़ की वजह से मुझे ये कहना पड़ गया जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा यस यू आर राइट, देयर इज़ नो रूम इन योर सिस्टम। आई सेड, मैंने कहा बिकॉज योर सिस्टम ऑफ म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड माई सिस्टम ऑफ म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन एस्थेटिक, फीलिंग के ऊपर है ये। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो दरबारी राग कैसे पैदा होता, मियाँ तानसेन दरबारी कैसे बनाते, या मियाँ की मल्हार उन्होंने बनाया, कैसे बनाया, उसका कोई फार्मूला नहीं था। लेकिन आज वो जेम्स हैं, वो जो राग हैं उनके बनाए हुए, मियाँ की तोड़ी है या मियाँ की मल्हार है या मेघ है। तो
मैथमेटिक्स के जो जिसको हम लोग आरो अवरो कहते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो वो जो सरगम है वो एक स्केलेटन है। रागा हैज़ टू बी इन्वोक्ड। वो आत्मा जब तक उसके अंदर नहीं आएगी तो उसका फिर आपको आनंद भी नहीं आएगा। एक ड्रिल करना असेंडिंग डिसेंडिंग की वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग का जो एक एक्सप्रेशंस हैं, जो मींड है, जो स्लाइड्स हैं, ग्लाइड्स हैं, ये इसको वेस्टर्न वर्ल्ड हैरान हो जाता है कि तो ये जो मींड है, तिलक आमोद है, या जो भी चीज़ें हैं, ये ठहराव जो हमारे म्यूज़िक में है। और मैं हमेशा साउथ में भी जब जाता हूँ तो मैंने कई दफ़ा सदियों में जब भी मौका मिला मैंने कहा भाई ये कर्नाटक कहना बंद करो और हिंदुस्तानी कहना भी बंद करो। ऐसा लगता है जैसे मैं हिंदुस्तानी हूँ और आप जापानी हो। सही भाई आप भी हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, और राग रागनी को आप ऐसे बंधन में नहीं बांधो। अगर हाँ, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वी हैव टू ट्रेडिशन ऑफ म्यूज़िक। साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है। साउथ में बहुत ज़्यादा रिदम ओरिएंटेड हो गया है और हमारे यहाँ मेलोडी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मेरा ये सुझाव है कि इट इज़ हाई टाइम, दुनिया में हर चीज़ मर्ज हो रही है, दूरियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो ये कर्नाटक को हिंदुस्तानी कहना बंद करो भाई। इट क्रिएट्स अननेसेसरी द वॉइड। इसको आप कहिए कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ साउथ, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ नॉर्थ, जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड को आसानी से समझा सकते हैं। उस्ताद जी, ये माना जाता है कि जो इतना सुंदर आर्ट क्रिएट करते हैं, आर्ट से मेरा मतलब सिर्फ म्यूज़िक से नहीं, डांस, पेंटिंग, थिएटर, जो इतना खूबसूरत आर्ट क्रिएट करते हैं वो अंदर भी अच्छे इंसान होंगे। पर आपस में जो झगड़ा करते हैं म्यूजिशियंस, उससे देख करके तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोग अंदर से सुंदर हैं। ऐसा हो सकता है कि इतने सुंदर आर्ट क्रिएट करने वाले लोग अंदर से उतने सुंदर ना हो? ये डाइकोटोमी क्यों है? इतने सुंदर इंसान क्यों इतना ज़्यादा अगली होते हैं अंदर से? देखिए, सवाल यही है कि मोस्ट ऑफ अस वी लिव फॉर म्यूज़िक एंड वी लिव ऑन म्यूज़िक। तो जब सर्वाइवल म्यूज़िक है या सर्वाइवल डांस है, और इफ़ यू गो बैक, अगर आप हिस्ट्री में पीछे भी जाएं, हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि भाई ये काम जो है या तो फ़कीर करता है, ये फ़कीर के लिए है, या फिर बादशाह के लिए। बादशाह को किसी की परवाह नहीं है, ना फ़कीर को परवाह है किसी की, कि भाई नहीं पसंद है तो घर जाओ, मैं आपकी खुशामद नहीं कर सकता। और जिनको खुशामद करना पड़ती है तो दैट मीन्स वो एक सर्वाइवल का मकसद आ जाता है। पेट्रियट का भी आई थिंक रिलेशनशिप होगा इस बात से। नहीं, भगवान की जो देन है हर इंसान को, सब कुछ दिया है। आई मीन द मैन, द ह्यूमन बीइंग इज़ मल्टी डायमेंशनल। भगवान ने दया भी दिया है, करुणा भी दिया है, श्रृंगार भी दिया है, गुस्सा भी दिया है, नफ़रत भी दिया है, प्यार भी दिया है। लेकिन अब आपके ऊपर है आप कौन से इंस्टिंक्ट को बढ़ावा देंगे। अभी जब बहुत ज़्यादा आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इस फील्ड में, क्रिएटिव आर्ट में, तो अपने मुंह से खुद ही कहने लगता है आई एम द ग्रेटेस्ट डांसर, आई एम द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, ऐसा कहते हैं लोग। तो जो यानी हमारे पिताजी का ये कहना था कि बेटा जब तक शागिर्द नहीं कहे कि आप उसके उस्ताद हो, आपको कहने का हक़ नहीं है कि ये मेरा शागिर्द है।
दूसरा उदाहरण देते हैं कि घर का गुलाम कभी बादशाह बन जाए और आपके सामना हो जाए तो उसको सलाम करना, ये मत कहना अरे तू हमारे घर में काम करता था। तो ये पुरानी एक सीख है, शिक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल शिक्षाएं हैं कि वो आदमी की इज़्ज़त करो, वक्त की इज़्ज़त करो। कि एक आदमी, मामूली आदमी बादशाह बन जाता है तो उसको सलाम करना है भाई। खुदा का शुक्र है बहुत सारे मान सम्मान मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ में पहला अवार्ड जो मुझे मिला है वो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। मैं 15-16 साल का था, सरोज सम्राट का उन्होंने मेरे ऊपर ऑनर दिया और एक ज़िम्मेदारी दे दी, और वो मेरी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन से कोई अवार्ड मिलना, उसकी एक वैल्यू अलग होती है। और आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पद्मा अवार्ड एंड ऑल द अदर इंटरनेशनल ऑनर्स। इतनी मज़े की बात है कि आपको अपना पहला अवार्ड याद है और इतने संजो के रखा है, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स आपको मिले, पर वो आपको पहला वाला अवार्ड शायद इसलिए क्योंकि वो स्पेशल होता है। नहीं, वो तो क्योंकि जानकार लोगों की तरफ से जो चीज़ मिलती है वो उनका प्यार और आशीर्वाद ही था। एक रियलाइजेशन, मुझे रिमाइंडर भी था मेरे लिए कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपको इसको लेकर चलना है आगे। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। उस्ताद जी, जब भी आप परफॉर्म करते हैं, एक जो बहुत महत्वपूर्ण एंगल होता है आपकी कॉन्सर्ट का, वो है ग्लैमरस प्रेजेंटेशन। एक विजुअल जो डिलाइट होता है वो स्टेज पे आप लेकर के आते हैं। पर्सनल चार्म, ऑफ कोर्स, क्लोथ्स प्ले अ ह्यूज रोल इन इट, बट व्हाट इज इट दैट मेक्स यू क्रिएट दैट ब्यूटीफुल ऑरा? हमारे सारे कुर्ते वाइफ ने हमेशा डिज़ाइन करे, सारे कपड़े। आज ये थोड़ी सी उदास जो हो रही है क्योंकि ये चाह रही थी मैं कलरफुल कुर्ता पहनूं, तो बस ये नहीं, घर में तो मैं ऐसे ही रहता हूँ और अगर आप लोग कहोगे तो पहन लूँगा। अदरवाइज यू हैव सेवरल फोटोग्राफ्स जिसमें आप बहुत सारे हम कलरफुल स्टेज पर पहनना पड़ता है। वो भी एक प्रेजेंटेशन की डिमांड है कि भाई विजुअल इफेक्ट, आँखों को भी आनंद आए, कानों को भी आनंद आए। तो ये सारा कुछ हमारे ज़रिए कला का निरादर ना हो, बस मेन बात तो यही है। इस बात का हर म्यूजिशियन को ध्यान रखना है और उस्तादी दिखाना है, पंडिताई दिखाना है, वो आप किसी म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन में दिखाइए जहाँ लोग समझते हों। लेकिन जहाँ लोग टिकट लेके आए हैं या जो लोग आपसे, आपके प्यार में, मोहब्बत में आए हैं, स्पेशली द न्यू ऑडियंस जो पहली बार आए हैं, सरोद देख रहे हैं या सितार देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं, उनको भी आनंद आना चाहिए। ये मेरा कोशिश है और प्रयास है। उस्ताद जी, एक बहुत बड़ी अहम परेशानी से हमारा एक क्लासिकल आर्ट्स जो है वो गुजर रहा है या गुजरता आया है कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस अपना एक स्कूल क्रिएट करते हैं। मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल स्कूल से नहीं, एक फिजिकल उसका एक एलिमेंट है, पर एक स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट करते हैं, एक एक्चुअली फिजिकल क्रिएट करते हैं स्कूल। और फिर जब वो चले जाते हैं वो म्यूजिशियंस या डांसर्स, तो उसमें कोई वली वारिस नहीं रहता है, वो अपने आप से बंद सा हो जाता है। ये क्यों है? मतलब ऐसी चीज़ क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हम लोग जो कि अगली जनरेशन्स उसको एक्चुअली इनहेरिट कर सकें, या उससे उसका ग्रोथ हो उस फॉर्म की, चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो। ऐसा क्यों नहीं हम लोग क्रिएट? इज इट ईगो? घराने जो बने, घराने, अब घराने इस सदियों से, कोई आगरे में बैठा है, कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रैवलिंग कम थी, रेडियो भी शायद बहुत बाद में आया, तो लोग अपने आप रियाज करते थे और अपनी दुनिया बना लेते थे। तो वो आगरे घराना हो गया, एक कोई किराना में बैठा है तो वो किराना घराना हो गया, कोई ग्वालियर में बैठा है तो ग्वालियर घराना हो गया। और ये लोग ट्रेंड सेटर्स थे, जो अब हम लोग हमेशा पुरंदरदासा, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री, त्यागराजा,
आई एम द ओनली नॉर्थ इंडियन म्यूजिशियन जो त्यागराजा की समाधि पे बजाया जिसने, क्योंकि ये एक डिस्टेंस था, दूरियां थी, और वहाँ के उस वक़्त उस ज़माने में जब मैं गया था, वो गाडगिल साहब एक हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उस ज़माने में, शायद 80s ही था शायद, ही वॉज इन द ऑडियंस। और कंडीशन ये थी कि उस ज़माने में त्यागराजा की ही कृति बजाना पड़ती थी। वो बड़ा मुश्किल काम था कि नॉर्थ इंडियन आदमी ये कृति कैसे बजाए सरोद के ऊपर, वो भी गा कर तो फिर भी गा सकता है, लेकिन गाने में भी वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगी कि उनका जो सिस्टम है गाने का। तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने मैसेज भेज दिया मैं आना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ से ये हुआ कि साहब वो त्यागराजा की ही कृति बजाना है। तब मैंने एक कलाकार को बुलाया, ग्रंथ लेके वो आया त्यागराजा का, और तो they were composers, they were all composers in praise of Lord Rama, in praise of Lord Ganesha, in praise of Devi, Devta, यही सब it's very mythological, बहुत ही एक religious बना दिया। It's more like a devotional songs। ये ध्रुपद धमार से अलग चीज़ें हैं ये सारी। तो एक लिटरेचर त्यागराजा का वो कृति मुझे बहुत पसंद आई। उसका मैसेज जो था कि त्यागराजा रामा के डिवोटी थे, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु राम, क्या ये इज़ इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस 7 नोट्स, ये 7 सुर का मतलब मैं अपनी लाइफ टाइम में समझ पाऊंगा कि नहीं। तो इसलिए वो त्यागराजा बने कि दुनिया उनके कृति, उनके सोच विचारों को, तो वो एक राग था, श्री रंजनी एक राग था जो हमारे बागेश्वरी से मिलता है। लोगों का ये प्यार जो है ना जी, ये हिंदुस्तान में जैसे फिल्म स्टार एक यंग लड़का लड़की को लॉन्च कर देता है, हमारी फील्ड में हम लॉन्च नहीं कर सकते। अमान को हमने लॉन्च नहीं करा या यान को लॉन्च नहीं करा, ये 5 साल की उम्र से बजा रहे हैं। धीरे 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 लोगों का एक्सेप्टेंस, लोगों का प्यार, लोगों की आशीर्वाद, इट टेक्स टाइम। एन इंडियन ऑडियंस इज़ वेरी चूजी। इनके ऊपर आप इम्पोज नहीं कर सकते, कुछ भी प्रमोट नहीं कर सकते। प्रमोट कर दें आप, बट लेकिन दे विल ओनली एक्सेप्ट आफ्टर सम टाइम, दे विल टेक देयर टाइम। और टाइम लगता है, और हिंदुस्तान इमीडिएटली किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत कठिन है डेवलप। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। तो काफ़ी बातचीत हो गई है। तो ये थे दोस्तों उस्ताद अमजद अली ख़ान। ये एक ख़ास मुलाकात थी उनके साथ, और आई एम श्योर आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। उनके दिल में, उनके मस्तिष्क में झांकने का एक खूबसूरत मौका आप सबको मिला। ये जो ख़ास मुलाकात है, ये मेरी पुस्तक का अंश होने वाली है। पुस्तक का नाम है अ मोमेंट इन टाइम विद लेजेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट।